हेलो स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। कल बड़ा डिमांड था कि मैम आप इंग्लिश में ही नहीं बोलिए, हिंदी में भी बोलिए। तो आज हम पूरा ट्राई करेंगे कि हिंदी में भी बोलें और साथ साथ में इंग्लिश में भी बात करें। अच्छा, तो ये हम लोग आज फिर इकट्ठा असेंबल हुए हैं फॉर मनी एंड बैंकिंग। ये आपका एक कोर्स है बीकॉम का, जिसको स्टडी करने के लिए। अब जो लोग कल पार्टिसिपेट किए उनको पता होगा कि कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है मनी, कि मनी के फंक्शन क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके थ्योरीज क्या है मनी की। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस किया। कितने टाइप्स की मनी भी होती है, कि M1 एंड M2 क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, कौन सा ब्रॉडर मनी है, कौन सा नैरो मनी है। जैसे हमने कल आपको बताया कि M1 जो है वो नैरो मनी है, M2 जो है वो ब्रॉडर मनी है। सो वो सब हम करने के बाद अब नेक्स्ट जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है। कल ये आया था, कल हमने आप लोगों को बताया था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें हमने स्टॉक एक्सचेंज का आप लोगों को नाम दिया था। फिर से मार्केट्स क्या है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल इनोवेशन क्या है। ये वाला पार्ट हम आज कवर करेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो कल नेक्स्ट क्लास में भी फॉलो अप होंगी। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद रहेगा, पता होगा, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। ओके, सो लेट्स वंस अगेन व्हाट आई विल डू, आप लोगों को फिर से एक बार मैं ये हमारा जो मनी बैंकिंग का क्लास शेड्यूल है फिर से एक बार। और देखिए, आप लोग पीपीटी मेरे से बार बार बोलते हैं कि मैम पीपीटी शेयर करो, आप लोग इसकी फोटो क्यों नहीं खींच लेते हैं? जब वो दिख रहा है आपको, क्लिक ए फोटोग्राफ, क्लिक ए स्नैप, तो वो सारी पीपीटी आपके पास आ जाएगी। 50-60, अगर 70 आज के 69 है तो वो सारी आपके पास होंगी पीपीटी, क्या कहते हैं, पीपीटी। सो यू डोंट नीड टू आस्क मी फर्दर, अब वो मेरा कैसे होगा, क्या होगा, कितने लोगों को मैं ईमेल करूं, क्या करूं, दैट इज अनदर jargon. I have to follow up. Is it good? I should follow up. That is the, it's not. वो फिर आप इसका स्नैप लेते जाइए, और सारा हमने लिख भी दिया है, आपको बता रही हूँ। और मैं तो स्लाइड्स रहती है, ऐसा नहीं कि बहुत हरी में करती हूँ। आई डू गिवन द टाइम, उस पे थोड़ा थोड़ा मैं हर स्लाइड्स पे टाइम लगाती हूँ, आप लोगों को समझाती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। तो प्लीज अब आज नहीं कहिए कि पीपीटी शेयर करिए, आप लोग अभी से स्नैप, जो आपको जहां जहां लगता है इंपॉर्टेंट है, हमें इसको जानना है, उसका आप स्नैप लेते जाइए, ठीक है। अब जो क्लास ही नहीं ज्वाइन करेगा भाई, उसकी प्रॉब्लम है। वो तो जो ज्वाइन, कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। जो अपना आके 1.5 घंटे लगा रहा है उसमें और ना क्लास करने में दोनों बराबर हो, ऐसे नहीं होता। सबको क्लास तो करनी पड़ेगी ना। अब 30 लोग अगर क्लास में हैं और सब चाहते हैं कि 500 जितने भी एसओएल के सबको मिले, ऐसे नहीं होता। You have to do your things. I can't work for you. So let's start. We are starting financial institutions, market instruments, and financial innovation. Financial institution. So हम जाएंगे one by one. अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या टॉपिक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल इनोवेशन, कि इसमें ये टॉपिक हम अभी आज कवर करेंगे। रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हजार्ड की हम बात करेंगे। थर्ड जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आप लोगों से फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करेंगे, क्राइसिस की बात करेंगे। और साथ में हम आपसे बात करेंगे मनी एंड कैपिटल मार्केट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म इन द इंडिया। ये थोड़ा हम कल इसको ओवरलैप करके ले जाएंगे, क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट इसमें भी, जैसे फर्स्ट वाला फाइनेंशियल में इंटरेस्ट वगैरह की जो बात है वो कल हम लोग थर्ड डे डिस्कस कर रहे हैं, उस पर लेक्चर होगा आपका। फोर्थ जो फाइनल फिफ्थ है वो रोल ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड अदर इनोवेशन, ये है। ये हम ट्राई करेंगे कवर करने के लिए। इसमें कुछ है जिसपे ज्यादा फोकस दिया है, जो मुझे लगा कि आपको मिल नहीं पाएगा, पढ़ना उतना आसान नहीं है, वो मैंने ज्यादा किया। जो एक दो चीजें थोड़ा कम रह जाएंगी, आई विल कैरी ऑन नेक्स्ट डे, ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, कि फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन होते क्या है। तो पहले तो थोड़ी सी इसकी डिफिनेशन देख ली जाए। ये कल हमने डिफिनेशन आप लोगों को बताया है।
फाइनेंशियल मार्केट्स ए प्लेस आर चैनल फॉर बाइंग और सेलिंग द स्टॉक्स, बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटी। वो जगह जहां पे कोई भी जाके एक चैनल हो या जगह हो जहां पे लोग जाके जो उनका स्टॉक है, बॉन्ड है, अदर सिक्योरिटी है, उसको खरीद बेच सके, उसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट तो वही होता है ना जहां आप जाते हैं, चीजें खरीद ले, बेच ले। अब ये फाइनेंस का है तो चूंकि उसके स्टॉक के जो बॉन्ड है, अदर्स हैं, उनको खरीदने बेचने की जगह है। जो हम कल आप लोगों से कह रहे थे, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, दोनों लोकेटेड बॉम्बे में है। ये सब लोगों ने बड़ा कहा। अब बॉम्बे का मुंबई नहीं, आप लोग कहने लगे कि मैडम आपने बॉम्बे को मुंबई बता दिया। सो दिस इज द फाइनेंशियल मार्केट। अब इस फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हमें डिस्कस करनी है, तो वो हम कुछ चीजें आप लोगों को बता देंगे, बेसिक। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई वुड लाइक यू टू सी सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द बुक। कुछ आप लोग खुद से भी सेल्फ स्टडी भी, थोड़ा जितना हम बता पाएंगे, कुछ आप लोग भी अपने तरफ से कोशिश करिए। नहीं हो पाएगा तो मैं तो हूं ही बताने के लिए। अच्छा, अब फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या है? इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ रिटर्न है, डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट है, रिस्क ऑफ, यानी इंटरेस्ट रेट आपका कोई भी चीज आप बोरो करते हैं, अगर मनी बोरो करते हैं तो उस पे कुछ आप उसका इंटरेस्ट देते हैं, उस इंटरेस्ट का रिटर्न क्या होगा, वो इंटरेस्ट रेट जो होता है उसको हम किस पे डिटरमिन करते हैं, इसकी भी बात इसमें होगी। थर्ड जो इसका पार्ट होगा, द रिस्क स्ट्रक्चर एंड टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट। जो रिस्क का स्ट्रक्चर होगा, टर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट, वो क्या होगा, कैसा होगा। बहुत तरह के स्ट्रक्चर है रिस्क के। कोई रिस्क टेकर होता है, कोई रिस्क अवर्स होता है, कोई रिस्क न्यूट्रल होता है। ये तीनों टर्म वो है। रिस्क न्यूट्रल कहते हैं उसको जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रिस्क अवर्स वो होता है जिसमें बहुत ज्यादा कोई चीज हावी हो जाए। और रिस्क टेकर वो होता है who is like इंस्टिंक्ट की नहीं ये करेंगे, और इससे तो हमें पता है कि टाटा के जो शेयर मार्केट है उसकी प्राइस बढ़ने ही वाली है, तो वो रिस्क टेकर, वो जाएगा खरीदेगा ही खरीद। तो इसमें रिस्क की भी थोड़ी हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है द स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल मार्केट इफिशियंसी का है कि हाउ फाइनेंशियल मार्केट बिकम इनएफिशिएंट, हाउ मार्केट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। तो उसकी फिर थोड़ी सी डिटेल सब चाहेंगे आप लोगों को देना। नेक्स्ट जो पार्ट है वो डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव्स मार्केट है। डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव मार्केट्स है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है कि इंटरेस्ट में हम क्या क्या, इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट रिटर्न में, इस पे हमने थोड़ा ज्यादा दिया है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई वुड लाइक, क्योंकि ये इजी है, आप लोगों ने देखा होगा, तो थोड़ा सा अगर बुक, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि किस बुक से आप लोग करें, तो एक जैप मदुरई की बुक है। लोग कल बड़ा मुझे कह रहे थे कि मैम कोई बुक बता दीजिएगा, तो उनका नाम है जैप मदुरई 2015। वो है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, वो नाम ही बुक का है, 9th एडिशन की वो बुक है। वो आप बुक का आप लोग जैप मदुरा है, मदुरई नहीं मदुरा है, उनकी बुक आप इसके लिए फॉलो अप कर सकते हैं। चलिए हम साथ साथ में आप लोगों को सारी चीजें एड्रेस करते जाएंगे। आई विल ट्राई एटलीस्ट। कितना सक्सीड होता है ये तो आप लोगों के फीडबैक से हमें पता चलेगा। ओके, सो लेट्स सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, तो सिंपल चीजें हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या, इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू एट सम फ्यूचर टाइम एंड इन्वेस्टमेंट मेड टुडे। अगर कोई चीज का आप इन्वेस्ट आज करते हैं, सपोज हमने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किया है 2020 में, तो हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि 2025 में इसकी वैल्यू क्या होगी, उसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, कंपाउंडिंग तो सबको पता है, द प्रोसेस ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एज ए सेविंग एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम। ये बड़ा ही इजी है, बड़ा, ये तो आप लोगों ने 7th 8th में भी किया होगा, आपने 11th 12th में भी किया होगा। सो इट्स नॉट, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? एक फ्यूचर वैल्यू होती है, एक प्रेजेंट वैल्यू होती है। द वैल्यू टुडे ऑफ ए फंड दैट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। कोई चीज जैसे अगर हमने आज इन्वेस्ट किया है जो भी, उसकी अभी वैल्यू क्या है, जो फ्यूचर में अगर हमें 10 लाख मिलना है तो आज उसकी वैल्यू क्या है, वो होती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट एक टर्म जो बहुत ज्यादा यूज हुआ है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? द वे दैट द वैल्यू ऑफ ए पेमेंट चेंज डिपेंड्स अपॉन व्हेन द पेमेंट रिसीव्ड।
यानी उस पेमेंट की वैल्यू इस पे डिपेंड करती है कि कब आप रिसीव करेंगे उसको। तो उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को दूं कि अगर आप देखते होंगे बीच में रोड साइड पे कि बहुत सारे ब्रिजेस जो बनने के लिए स्ट्रक्चर तैयार होते हैं कि अच्छा ये हो बन जाएगा, और सैंक्शन जब होता है तो शायद 1 करोड़ का होगा, लेकिन चूंकि वो 4 साल डिले हो गया, 5 साल डिले हो गया, तो वो फिर उसकी वैल्यू जो होती है 1 करोड़ से 4 करोड़ हो जाती है। तो आज के टाइम में जो उसकी वैल्यू है और जो उस टाइम पेमेंट जब आप कर रहे हैं 4 साल बाद, तो दोनों में उसको कहते हैं एट टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, कि वो जो ब्रिज आप बनाना चाहते थे 1 करोड़ का, वो तो उसकी लागत तो 4 करोड़ हो गई, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। द वे दैट द वैल्यू ऑफ पेमेंट चेंज डिपेंड्स अपॉन व्हेन द पेमेंट रिसीव्ड, क्योंकि जब वो यहाँ रिसीव की बात है, वो मैं एक एग्जांपल कि कब वो कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने में वो ब्रिज को 4 साल लग गए और वो 1 करोड़ का ब्रिज जो है आपका ओवरब्रिज जो बन रहा था वो 4 करोड़ का हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है discontinuing the process of finding the present value of fund that will be received in the future, उसको कहते हैं discontinuing, यानी जो भी आपका फंड प्रेजेंट में है उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी उसको डिसकंटिन्यू कहते हैं। ये छोटे छोटे मुझे लगा कि थोड़े से कैची हैं, आगे भी इनका आएगा तो सो दैट आई शुड एक्सप्लेन यू। अच्छा, इसी में एक बात है कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आल्सो नोन एज ए क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट और फिक्स्ड इनकम एसेट्स। ये मेथड क्या होता है भाई? मेथड ऑफ फाइनेंसिंग डेट इंक्लूडिंग सिंपल लोन, डिस्काउंट बॉन्ड, कूपन बॉन्ड एंड फिक्स पेमेंट, इसको कहते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, किसी को उधार, किसी से भी कुछ उधार या मार्केट में कुछ डेट लगाने के लिए उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं कि आप सीधे कुछ बॉन्ड में आप करते हैं, सिंपल लोन लेते हैं आप, कूपन बॉन्ड होता है, कुछ फिक्स पेमेंट वाला, तो ये जो डिफरेंट मोड में आप डेट ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसको उन सारी चीजों को हम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इक्विटी क्या है। इंटरेस्ट रेट में, इंटरेस्ट रेट एंड रेट ऑफ रिटर्न की जब हम बात करें उसमें इक्विटी क्या है। कह रहा है क्लेम टू पार्ट ओनरशिप ऑफ ए फर्म, कॉमन स्टॉक इश्यूड बाय ए कॉर्पोरेशन, ये कल हमने बताया। इक्विटी जो होती है वो एक ओनरशिप, क्लेम टू बी ए पार्ट ऑफ किसी फर्म का पार्ट है, उसको आप क्लेम करते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई ये आज की जो बहुत सारे शेयर होल्डर्स या जो वर्किंग मेंबर्स होते हैं बड़ी बड़ी फर्म के, कंपनियों के, तो क्या करते हैं, जितने बड़े बड़े उनके पर्टिकुलरली जो एम्प्लॉय होते हैं उनको इक्विटी शेयर देते हैं। वो इक्विटी शेयर क्यों देते हैं? क्योंकि वो इसलिए करते हैं ताकि जो एम्प्लॉय है उसका इंटरेस्ट उस कंपनी में लगा रहे कि अगर ये कंपनी बढ़ती है तो इसका जो भी मुझे इक्विटी शेयर मिला हुआ है उसका मैं भी प्रॉफिट का एक पार्ट हूं। और ये बड़ा ही shrewd understanding move है to engage the people and to make the company more productive. So mostly multinational companies have that equity share for the employees or shareholders, ये भी होता है। अच्छा, 2-3 चीजें और है। व्हाट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस क्या है? कह रहा है नॉमिनल जो होता है एन इंटरेस्ट रेट दैट इज नॉट एडजस्टेड फॉर चेंज इन परचेजिंग पावर। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो होता है कि जिसमें कि आप इन्फ्लेशन की बात ना करें, यानी आपको जितना पैसा मिला उससे आप कितना सामान, परचेजिंग पावर वही थी, कितनी चीजें आप खरीद, गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो नॉमिनल है। अगर उसका परचेजिंग पावर को आपने एडजस्ट नहीं किया है तो जो इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है वो आपका नॉमिनल होता है। रियल क्या होता है? जब आप उसको एडजस्ट कर देते हैं परचेजिंग पावर से तो वो रियल हो जाता है। तो बड़ी सिंपल सी चीज थी। अच्छा, चलिए अब हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हम बात करेंगे और फाइनेंस, ये सारी चीजें हम आगे चूंकि डिस्कस कर रहे हैं। हेज फंड वगैरह की कल हमने बात कर दी है, म्यूचुअल फंड की हमने बात किया था, शैडो बैंकिंग नहीं है, लेकिन ये हम बैंकिंग वाले सेक्शन में आप लोगों को बता देंगे, इसलिए हमने ये बैंक के कुछ पार्ट जो हैं वो इकोनॉमिक ऑफ। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या क्या है? द मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की कल हमने बात किया था कि यूरो, डॉलर, अदर्स में हम रखते हैं।
ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, ये हमने किया हुआ है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, ये नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम बता रहे हैं आप लोग कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमने कल भी बताया था आपको। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन न्यू है आज। कह रहा है कि द इकोनॉमिक्स ऑफ बैंकिंग, कि अगर कोई बैंक रन करता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई दया धर्म का आदमी है, बैठा हुआ है भाई, उसको भी बिजनेस करने हैं, 50 लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है तो उनकी कॉस्ट भी निकालनी है। अब बैंक हमेशा घाटे में तो चलेगा नहीं, उसको भी थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट करना चाहिए। अपना जहां बैंक ओपन कर रखा है, एम्प्लॉय किया है, जो और सर्विसेज देता है, तो बैंक हमेशा, द इकोनॉमिक्स ऑफ बैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जो नेक्स्ट है वो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स एंड द शैडो बैंकिंग सिस्टम। देन लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन। तो अभी जो हम आने वाले सेक्शन में आप लोगों को बात करेंगे, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन यू विल गेट द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन। बैंक के जो पार्ट है वो हम चूंकि बैंकिंग ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे, उसमें ये सारे पार्ट हम वहां कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें लगा कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ आई हैव ऑलरेडी 70 स्लाइड्स। तो वहां मुझे था कि थोड़ा सा हम अच्छा से बताएं, एक क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी दें, और साथ में जहां जो आ जाएगा वहां मैं उसको कवर कर दूंगी, सो दैट आपकी नॉलेज भी हो गई और वो टाइम के साथ उसको हमने मैनेज भी कर लिया है। ठीक है, सो चलिए थोड़ा सा हम एक दो चीजें बता दें। व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, ये फर्स्ट वाला है, फिर भी हम इसको, फॉरेन एक्सचेंज यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, कोई भी फॉरेन करेंसी हो उसका जो यूनिट है उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, यूरो डॉलर। और कल हमने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से, तो उसका जो हम पेमेंट करते हैं वो उस कंट्री, या तो डॉलर में, मोस्टली कंट्री डॉलर एक्सेप्ट करती है, या तो यूरो और जो भी अदर्स कुछ रिजर्व्स हैं उनको वो डिमांड करती है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव कवर्ड अप टू नाउ, वी हैव कवर्ड, अब मैं गो बैक करके आप लोगों को बैक एंड फोर्थ करती रहूंगी ताकि आप ट्रैक में रहें कि हम कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंस, इसका जो पहला पार्ट था वो हम लोगों ने देख लिया कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन क्या क्या है, वो कौन कौन है, उनके काम क्या होते हैं। अब जो मैं बात करूंगी, प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हजार्ड, ये हम सेकंड वाला अब आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स कम बैक टू ये रहा, ये है ना प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हजार्ड, ये होता क्या है। सो व्हाट इज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन? एसिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी चीज जो एक जैसी हो, एक जैसी सबके पास हो, और एक जैसी क्या होगी, लेट्स सपोज सबके पास शरीर जो है, दो आंखें, एक नाक, दो कान, ये जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, कुछ लोगों को छोड़ के जो विजुअली इंपेयर्ड होंगे या जिनको पोलियो होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज सबके पास ये है, तो ये सिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक कौन लोग हो गए? एसिमेट्रिक वो हो गए जिन लोगों के पास ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन जो है, ऐसा नहीं कि सबके पास हर चीज की इंफॉर्मेशन, किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छी होती है, किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होती है। चलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। सो हियर वी गो। तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को जानने से पहले उसके कुछ की कॉन्सेप्ट है जो स्टार्टिंग में, कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है। कोई चीज आप ट्रांजैक्ट करें, एक्सचेंज करें, तो उसकी कोई कॉस्ट होगी, कल भी मैंने बताया था इसको आप लोगों को। द कॉस्ट ऑफ ए ट्रेड और एक्सचेंज, फॉर एग्जाम्पल द ब्रोकरेज कमीशन चार्जेस फॉर बाइंग और सेलिंग ए फाइनेंशियल एसेट्स, कि जब भी आप फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदते या बेचते हैं तो ब्रोकर जो होता है वो कमीशन उस पर चार्ज करता है, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। या हम आप लोगों को एक बैंक का भी एग्जांपल दे रहे थे कि कोई भी आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके कुछ चार्जेस बैंक लगाते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेड और एक्सचेंज, कोई भी चीज आप एक्सचेंज करते हैं उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन कॉस्ट? द कॉस्ट दैट सेवर्स incurred to determine the credit worthiness of borrowers and to monitor how they use the fund acquired.
अच्छा, ये बताता है कि जो भी आपके सेवर्स हैं, जो भी सेविंग कर रहे हैं, वो उनका क्रेडिटनेस वर्थ क्या है, बोरोवर्स credit worthiness of borrowers and to monitor how they use the fund acquired. अच्छा, इसका मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल दूं कि लेट सपोज अगर आप अप्लाई करते हैं, जाते हैं, आपको पर्सनल लोन चाहिए या होम लोन चाहिए, तो वो एक आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, रेगुलर है, नहीं है, क्या है, आपके ऑफिस भी जाके देखते हैं। फिर उसके बाद वो एसेस करते हैं कि क्या आप वर्दी हैं इस लोन के लिए। अगर हम लोन दे रहे हैं तो उस लोन को आप कहाँ, वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, वो इन सारी चीजों का बड़ा ध्यान रखते हैं। सो दैट इज द कॉल्ड द इंफॉर्मेशन कॉस्ट, की वो जो इंफॉर्मेशन ही उसकी भी कोई कॉस्ट होती है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है? द रिड्यूस इन एवरेज कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम ए इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस। अब मैं इसका परफेक्ट एग्जांपल दूं कि इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होती है। देखिए, जैसे ये क्लास में पढ़ा रही हूं, अभी आप सब लोग इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो इस लेक्चर को 5 लोगों के लिए पढ़ाऊं तो उसकी कॉस्ट कुछ अलग होगी। अगर ये लेक्चर 1000 लोग पढ़ रहे हैं तो उसकी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट जो होगी उसकी बहुत कम होगी। अगर 5 लोग पढ़ रहे हो तो उसकी एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी। तो इसको कहते हैं इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी ऑफ स्केल वो होता है जब आपकी एवरेज कॉस्ट बहुत कम हो, रिड्यूस करें आप अपनी एवरेज कॉस्ट को, यानी मास प्रोडक्शन के या गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जब आप अपनी एवरेज कॉस्ट को कम करें, उसको कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। यानी छोटे से थोड़े से चीज से बहुत लोगों को फायदा हो जाना, यानी बहुत लोग उससे बेटर हो जाना, उसको कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी आप कोई काम करें, जब भी आप कोई डिसीजन लें, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल डिसीजंस की मैं बात करूं कि अगर हम इतना इन्वेस्ट करते हैं या खर्च करते हैं तो उसका इकोनॉमी ऑफ स्केल, कितने लोग उससे फायदा करते हैं। उसका एक और मैं एग्जांपल दूं कि लेट सपोज आपने एक घर में 1 लोग रहते हैं, एक फ्लैट में एक ही अकेले कोई रहता है, तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है। लेकिन अगर 2 बेडरूम का घर है और उसमें 4 लोग रहते हैं तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, क्योंकि उस पर पर्सन जो है वो कॉस्ट बहुत कम हो गई, तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल है। लेकिन जो एलोन रह रहा है 2 बेडरूम अपार्टमेंट में, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल की को ध्यान में रखने की जरूरत होती है जब भी कोई आप बिजनेस डीलिंग की बात करें या बिजनेस डिसीजन की बात करें, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, चलिए भाई, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन आपको शुरू में हमने बताया, अब फिर इसको मैं ज्यादा आप लोगों को डिफिनिशनल तौर पे, क्योंकि आपको अपने अपने अभी एग्जाम्स होंगे तो लिखने पड़ेंगे कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता क्या है। द सिचुएशन इन विच वन पार्टी to an economic transaction has a better information than does the other party। यानी कि कोई भी 2 पार्टी है, एक के पास जो ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन जो है वो बेहतर हो कंपेयर टू दूसरे से। अब उसका एग्जांपल मैं दूं कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बैंकों में जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन हाँ वही आप जैसे इमीडिएट पेमेंट करें उस पर आई थिंक कोई चार्ज नहीं है। लेकिन बहुत सारे पेमेंट के मोड है ना, तो कौन सा पेमेंट मोड आप लेते हैं जिसमें चार्ज, अब जिसको नहीं पता है वो चार्ज वाले में कर लेगा, जिसको पता है वो चार्ज। तो यहाँ हो गई एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की बात। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का दूसरा कोई, अब गांव और शहर में देख लीजिए भाई, शहरों में लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, उनको नॉलेज ज्यादा होता है, तो उस और साथ में कोई एप्लीकेशन भेजना है या जमा करना, एक गांव का आदमी अगर भेजता है तो भाई उसके तो उसको पता भी नहीं है, पहुंचेगा भी नहीं। शहर का आदमी, उसके पास इंफॉर्मेशन अच्छी है, वो जमा कर लेगा, मिल भी जाएगा। तो ये जो 2 लोग में हैं, 2 डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, एक के पास बेहतर इंफॉर्मेशन है, तो जिसके पास बेहतर इंफॉर्मेशन है एक के पास वर्स इंफॉर्मेशन है, इस तरह की जब भी कंडीशन आए उसको कहते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट द एडवर्स सिलेक्शन? भाई एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है? यानी एडवर्स सिलेक्शन यानी कोई खराब चीज आपने चूज कर लिया, जो सिलेक्शन किया वो कोई खराब चीज का आपने सिलेक्ट कर लिया।
अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, क्यों यूज होता है, चलिए थोड़ा बहुत इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। इसको हम दो कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे, एक कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे, सॉरी कह रहा है कि the problems in investor experience in the distinguishing low risk borrowers from the high risk borrowers before making an investment. In an insurance, the problem that those most likely to buy insurance are most likely to file claims. अच्छा देखिए, अब इसमें क्या है कि कोई चीज आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट की पहले मैं बात करूं कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं जब उसने जो लो रिस्क वाला बोरोवर्स था उसके कंपेयर में उसने हाई रिस्क बोरोवर्स को में इन्वेस्ट कर दिया, इसको कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन। आपने गलत चॉइस चूज कर लिया, क्योंकि उसके पास जो इंफॉर्मेशन और जो चीजें थी उससे उसको लगा कि नहीं ये ज्यादा बेटर है, उसको कहते हैं। इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट में बता रहा है कि आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस ज्यादातर वही लोग करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात करूं अगर, तो वो लोग करवाते हैं जिनको पता है कि मैं बीमार होने वाला हूं या कोई बीमारी है, या हम ऐसी जगह पे रहते हैं जो मेरा जॉब ही है। अब कोई अगर सिग्नल पे का जॉब, सिग्नल पे उसकी जॉब है, ट्रैफिक सिग्नल पे, तो चांसेस ज्यादा है कि पोल्यूशन से उसको डिफरेंट टाइप की जो लंग्स के डिजीज हैं वो जरूर ही होंगे, बिकॉज वो पोल्यूटेड एक जो पोल्यूटेड आपका एयर है उसको इनहेल कर रहा है और एक्सेल कर रहा है, सो उसको लंग्स की प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। तो अगर ऐसे आदमी आपके सिलेक्शन इंश्योरेंस में आ गया, उसको कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन। थोड़ा इसको और हम फर्दर बताएंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग है, थोड़ा नया है, तो आप लोग इसके बारे में जानना भी चाहेंगे। देखिए अब इसको थोड़ा हमने फर्दर, the problem encountered in insurance industry that the subpopulation taking out insurance is likely to have less favorable characteristics than population in general. In establishing the rate of premium, the life insurance company may use age specific mortality rate for population as a whole. कह रहा है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हैं, जो लोग इंश्योर्ड कराते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता है जनरल पॉपुलेशन से। अब भाई जो अवेयर होगा, जिसको पता है कि हम बीमार होने वाले हैं, जिसको नॉलेज है कितनी तरह की बीमारियां होंगी, अब कोविड के टाइम में ही देख लीजिए, जिन लोगों के पास इंश्योरेंस इंश्योर्ड है भाई उन पे उतना बर्डन नहीं हुआ, हॉस्पिटलाइज भी अगर 10 दिन के लिए हो गए, खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन कहीं कहीं उपलब्ध ही नहीं है चीजें, या मिल नहीं पाती है, या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स जो है वो ओवरक्राउडेड है, तो फिर आदमी झक मार के आपको प्राइवेट में जाता ही है। अब मरेगा तो नहीं, बचाना तो अपने आप को है ही, तो उस केस में कहते हैं कि वो है एडवर्स सिलेक्शन। Non-smokers know that their mortality rate are less than the population as a whole, and that they subsidizing smokers in the premium payment. They will therefore be reluctant to insure themselves. Okay. ये हमने एक एग्जांपल स्मोकर के केस में दिया हुआ है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का ऐसा है नहीं कुछ। चलिए अब आगे हम थोड़ा बढ़ लेते हैं एडवर्स सिलेक्शन। अब एग्जांपल्स देखिए, बड़े अच्छे हमने चीजें निकाली हैं। कह रहा है कि यू वांट टू बाय ए यूज्ड कार, ठीक है, एक आप यूज्ड कार खरीदना चाहते हैं, यू हैव ए हंच दैट सम यूज्ड कार आर गुड कार ऑन द मार्केट जस्ट बिकॉज देयर ओनर हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन टू समथिंग न्यू, बट अदर यूज्ड कार्स आर ऑन द मार्केट्स because they are lemons. If you cannot tell the difference, how do you adjust your purchasing strategy? ये बड़ा जॉर्ज एक्लॉफ का एक है, द मार्केट फॉर द लेमन्स, क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स में कह रहा है कि ये बात सही है कि अगर आप कार का एग्जांपल, चूंकि ये परफेक्ट है कि देखिए कुछ लोग बड़े लोगों के, अंबानीज और टाटा के जो कार होते हैं वो उतने यूज नहीं होते हैं। भाई एक कार थोड़ी ही, उनके पास तो 10-10 कार है। उस कार का अगर सेकेंड हैंड भी आप खरीदते हैं तो वो बेटर कंडीशन में मिलेगी, लेकिन एक जो है ओला की चलाई हुई कार अगर आप ले लें या उबर की चलाई हुई कार अगर आप लेते हैं, तो वो तो भाई वो तो लेमन होगा, वो तो फेंकने वाला ही है, बस आप किसी तरह उसको ले ली। तो हमेशा एडवर्स सिलेक्शन जो है वो बेटर, क्योंकि उस मार्केट में दोनों ही है,
अब वो आपके समझ बूझ और चीजों पे है कि आप किसको सेलेक्ट करते हैं। अगर पता नहीं है तो चांसेस आर मोर दैट यू आर गोइंग फॉर एडवर्स सिलेक्शन। देखिए एक और एग्जांपल हमने सेट किया यहाँ, हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क इन ए पर्टिकुलर मार्केट इज नॉट ए रैंडम। अच्छा, ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केट में, जैसे गाड़ियों का ही जो मैं एग्जांपल दे रही थी कार्स का, तो ऐसा तो है नहीं कि वो रैंडम तो है नहीं कि आप मार्केट इज नॉट रैंडम। रैंडम वो होता है कि जहां पे अगर 50 कोई चीज 50 बॉल रखी हुई है रेड एंड व्हाइट, तो किसी भी बॉल को आप पिक करने का चांस जो है 1/50 हो, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। प्रोबेबिलिटी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि किसी भी बॉल को अगर हम उस बास्केट से पिक करते हैं जहां पे कि रेड एंड व्हाइट दोनों हैं, तो सबके आने की चांसेस सेम हो, उसको हम रैंडम कहते हैं। बट कह रहा है कि इस केस में वो रैंडम नहीं होता है। इन यूज्ड कार assume that some car traded in resold especially in first 1 to 2 years are more likely to lemons than the one kept for original owners। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा चीज है कि एक तो है कि ओरिजिनल ओनर ही आपको बेच रहा है, एक है कि रीसेल हो गया, किसी और को दे दिया, किसी ट्रेवल एजेंसी को दे दिया, किसी ड्राइवर को दे दिया, उसने फिर चला के फिर बेचा, तो वो तो बहुत ही खराब कंडीशन में ही आपको मिलेगी ना। नेक्स्ट जो कह रहा है कि इफ यू सेल एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ए रिस्क सिकनेस, पीपल विथ हाई रिस्क आर वर्स हेल्थ आर लाइकली मोर टू बाई। वो मैं अभी जो आपको कह रही थी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेता ही वही है जिसको जानकारी हो। जानकारी किसको होने लगती है भाई? जिसको बीमारियां भी होती हैं। आप अगर आज के केस में देखिए कि मोस्टली जो एनसीडीज है नॉन, चूंकि मैं हेल्थ इकोनॉमिक्स में काम, तो जितने भी एनसीडीज के केसेस हैं, चाहे वो डायबिटीज हो गया, आपका हार्ट डिजीज हो गया, या अदर्स हो गया, तो वो ये डिजीज जो है ज्यादातर पॉस लोग में और वर्क, इसको लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बैठे रहना है। जो जैसे मेरा काम है मोस्टली लिखना है, बैठे रहना है, फिजिकल एक्सरसाइज उतनी है नहीं, तो जिसके पास लाइफ स्टाइल डिजीज होती है वो ज्यादातर लोग, और सिकनेस होते हैं इस तरह की लॉन्ग टर्म डिजीज होती है, वो लोग ज्यादा चांसेस होते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को बाय करते हैं, और उसमें जो है हाई रिस्क होता है, यानी उनका हेल्थ जो होता है ज्यादा वर्स ऑफ होता है देन अदर्स। सो लेट्स मूव टू मोरल हजार्ड। मोरल हजार्ड क्या है भाई? मोरल, मोरालिटी तो आपको पता ही है, हजार्ड मीन पता है कुछ, there is some problem, okay? So let's go one by one. This also I will explain in details, क्योंकि थोड़ा सा न्यू है, आप लोग शायद उतना नहीं पढ़े होंगे या जानते नहीं होंगे, तो इसको थोड़ा वो जो मुझे लगा कि I should give you more importance, that I have taken. अच्छा, moral hazard क्या है? The risk that people will take action after they have entered into a transaction that will make the other party worse off. Okay, the risk that people will take action after they have entered into a transaction that will make the other, यानी लोग डिसीजन तब लेते हैं जबकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चले जाते हैं, और वो उनके डिसीजन से जो है या जो भी वो इंटर इनटू ट्रांजैक्शन दैट विल मेक, यानी अदर पार्टी को नुकसान करे। In financial market, the problem investor experience in verifying that borrowers are using their funds as a intended, यानी जो उनको करना चाहिए था वो वेरीफाई करते हैं कि अगर आपने होम लोन के लिए लिया था तो क्या होम लोन के लिए यूज किया है या किसी और चीज के लिए कर लिया है। तो मोरल हजार्ड का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है या जो बोरोइंग कंपनी है उससे जो आपने बताया वो काम ना करके कुछ और आप करने लगे, उसको कहते हैं। अच्छा, इसमें भी एक दो टर्म है। व्हाट इज द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम? The moral hazard problem of a managers, the agents, pursuing their own interests rather than those of shareholders, the principal। यानी क्या है कि आपके पास जैसे अगर मैं टाटाज की बात लूं कि रतन टाटा का कुछ अपना एक होगा कि वो करना क्या चाहते हैं, बट उनके मैनेजर्स जो हैं वो किसी और चीज में फंड को डाइवर्ट कर दे या लगा दें या कुछ करें, या जो शेयर होल्डर अगर रिलायंस के हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है रिलायंस में किसी वजह से, बट रिलायंस में जो लोग काम करते हैं वो फंड को कहीं और डाइवर्ट कर दे, कुछ कर दें, तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल जो है शेयर होल्डर, एजेंट कौन है? मैनेजर है।
वो कंपनी का जो भी मैनेजर है वो है, इसको भी हम मोरल हजार्ड कहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और डिफरेंट तरह से मैं समझा दूं। कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ सर्टेन टाइप इंश्योरेंस सिस्टम इन कॉजिंग ए डाइवर्स between a private marginal cost of some action and marginal cost of that action, thus resulting in a allocation of resources which is not optimal। यानी एक कोई भी आपके पास रिसोर्स है या इंश्योरेंस सिस्टम है जिसमें जो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है और जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्स वे में चल रही है, अलग अलग, यानी एक दिशा में ना जाके उल्टी दिशाएं में चल रही हैं, और इसकी वजह से जो एलोकेशन है वो ऑप्टिमल ना हो पाए, उसको भी मोरल हजार्ड कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, पर्सन में इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इलनेस इन विच ए मैनर दैट द कॉस्ट टू हिम ऑफ कंज्यूमिंग मोर मेडिकल केयर इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ ए सोसाइटी। ओके, सो ये हमने एक एग्जांपल भी दे दिया है आप लोगों को। अच्छा, अब जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं वो है consequently he may increase his use of medical facility beyond the socially optimal level। अच्छा, कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज अगर आप यूज करते हैं तो उसका एक ऑप्टिमल लेवल होता है, बट एक आदमी किसी चीज को बहुत एक्सेसिव रूप में यूज करे या सोशली जो ऑप्टिमल है उससे ज्यादा यूज करे, उस केस में भी मोरल हजार्ड होता है। This in turn would lead insurance company to recalculate premium and increase the cost of all consumers। क्योंकि एक किसी ने मेडिकल का जो इंश्योरेंस था उसको ओवरली यूज कर लिया, फिर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रीमियम को रिवाइज कर दें, वो भी मोरल हजार्ड का पार्ट है। The problem of moral hazard leading to overuse of facilities arises in both private insurance system and in state control agencies such as British National Health Service। इंडिया के केस में मैं बताऊं, अगर हम प्राइवेट इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस है, अदर्स हैं, वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आयुष्मान जैसे भारत है, अब उसी में बहुत छोटा सा किसी को प्रीमियम दे के और सारे लोग उसमें इनरोल कर सकते हैं, बट कुछ लोग उसका मिसयूज करते हैं। अब उसकी वजह से कुछ लोगों के ओवर यूज करने की वजह से अब गवर्नमेंट को जो क्या करना पड़ेगा, या तो बढ़ाए या कुछ ना कुछ वो सोचेगी, क्योंकि लॉस में तो चला नहीं पाए, लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता। शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म कोई भी विद इन ए ईयर यानी 6 मंथ, ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म जो होता है, मीडियम टर्म जो होता है, वो लेस देन 5 ईयर हो, लेस देन 10 ईयर्स, लेस देन ए डिकेड की बात हो तो मीडियम होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म होता है मोर देन ए डिकेड, 2-3 डिकेड्स की जब बात हो तो वो लॉन्ग टर्म होता है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रही थी वो शॉर्ट टर्म यानी लेस देन ए ईयर की बात कर रही थी। अच्छा, एक दो और चीजें हैं, ये हमने थोड़ा सा आप लोगों को एजुकेट करने के लिए डाल दिया है कि सोशल चॉइसेस पब्लिक में होती क्या है। कह रहा है कि ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू एनालाइज द नॉन मार्केट डिसीजन मेकिंग, इट में आल्सो बी रिगार्डेड एज इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स। कह रहा है कि एक ऐसी इकोनॉमिक्स की ब्रांच जिसमें नॉन मार्केट डिसीजन मेकर्स जैसे पॉलिटिशियन है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डिसीजन लेती, उसको कहते हैं सोशल चॉइस या पब्लिक डिसीजन कहते हैं। ये हमने छोटा सा एक था तो मुझे लगा कि नहीं, ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सोशल चॉइस, पब्लिक कलेक्टिव चॉइसेस समटाइम आल्सो कॉल्ड द सोशल चॉइसेस, जो मैंने बता दिया है, डिसीजन मेड बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ ए ग्रुप। कोई भी बनाए, वो गवर्नमेंट बनाए या पॉलिटिकल कोई पार्टी बनाए, तो एक डिसीजन आप लेते हैं बिहाफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी इंडिया की पॉपुलेशन टोटल जो है उसके। इकोनॉमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द वे इन विच सच collective decisions are reached and the allocation of resources to which they lead। इसमें थोड़ा सा जब सोशल चॉइस की बात होती है तब पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की भी बात जरूर होती है। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी वो होता है जब विदाउट मेकिंग वर्स ऑफ एनीबडी यू मेक समवन बेटर ऑफ, विदाउट मेकिंग समबडी वर्स ऑफ यू कांट मेक बेटर ऑफ अदर्स, दैट इज अ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। यानी उसका मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि लेट सपोज इफ आई हैव ए क्लास, 50 स्टूडेंट का क्लास है, 50-50 भरा हुआ है, तो एक आदमी को एंट्री देने के लिए एक को मुझे निकालना पड़ेगा, अगर ये कंडीशन है ऑप्टिमल है। अगर
89 बच्चे हैं, एक को मैं ले लेती हूँ, तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी वो नहीं होगा। ये अच्छे, आई फेल्ट दैट मे बी इट विल बी इंटरेस्टिंग। अच्छा, द इम्पॉसिबल थ्योरम ऑफ केजे, ये भी उसी का एक पार्ट है। कह रहा है कि इम्पॉसिबल थ्योरम केजे एरो इंडिकेट दैट देयर आर सीरियस डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग कलेक्टिव चॉइसेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स वैल्यू। कि ये इम्पॉसिबल थ्योरम एरो का वो है कि भाई ये बड़ा डिफिकल्ट है, सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं, तो कलेक्टिव डिसीजन पे पहुंचना किसी चीज पे, वो बड़ा इम्पॉसिबल, दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड द इम्पॉसिबल थ्योरम। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी, ये आई थिंक ये पार्ट आप लोगों को जरूरत है नहीं, ये मैं गवर्नमेंट इफिशिएंसी छोड़ देती हूँ। आई विल जस्ट लीव इट। नाउ लेट्स सपोज व्हाट इज द फाइनेंशियल क्राइसिस। हम सीधे अब आ गए हैं फाइनेंशियल, व्हाट आर द फाइनेंशियल क्राइसिस, होता क्या है। आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा बात होती है कि ग्रेट डिप्रेशन 1930 में जो हुआ, भाई वो क्या था। अभी रिसेंट की बात करूं तो 2007 से लेके 9 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, उसका कितना बुरा इम्पैक्ट रहा। उसकी वो आप लोग, वो तो आप लोग यंग थे तब, अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए, 10 साल हुए, 10 साल पीछे आप लोग थोड़े बहुत तो समझ रखते होंगे तब तक। सो लेट्स डिस्कस द फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, फाइनेंशियल क्राइसिस होता क्या है। फाइनेंशियल क्राइसिस इज सिग्निफिकेंट डिसरप्शन इन द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम लीडर्स टू बोरोवर्स। कल एक आपको पता है, एक हमने आप लोगों को चार्ट दिखाया था कि कैसे फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो काम करता है, कि फाइनेंशियल जो फॉर्म से बोरोवर्स लैंडर के पास आती है, फिर वहां से वो फाइनेंशियल मार्केट में आती है, देन इट विल अगेन गो टू लैंडर एंड देन इट रीचेस टू अगेन द, तो ये एक फ्लो है, एक फ्लो चार्ट है। अगर उसमें किसी तरह का डिसरप्शन हो गया, किसी भी वजह से डिसरप्ट हो गया, तो फिर प्रॉब्लम, या तो कहीं भी, या तो पैसा वहीं डूब गया, या सर्कुलेशन में नहीं आ पा रहा है किसी भी वजह से, ऐसी अगर कंडीशन आ जाए, वो कह रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस सिग्निफिकेंट डिसरप्शन। वो क्या है, डिसरप्शन है। किस चीज में वो कह रहा है कि डिसरप्शन है, डिसरप्शन है फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम बोरोवर लैंडर्स टू बोरोवर्स। यानी डिसरप्शन जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो लोग पैसा देते हैं, लगाते हैं, और जो लोग लेते हैं, उनके बीच में फ्लो का डिसरप्शन कर दिया, तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। अब थोड़ा सा इसमें हमने 2 लाइन ऐड कर दिया। यहां जो हम बात करेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस, we look at the origins and consequences of financial crisis, and then look specifically how the problem in the shadow banking system contributed to financial crisis in 2007 and 9. तो ये हम ओरिजिन पहले जानने की कोशिश करेंगे कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस का ओरिजिन कब शुरू हुआ, और फिर हम बात करेंगे कि शैडो बैंकिंग जो सिस्टम है उसने कैसे इट्स स्टार्टेड द फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2007 to 2009. सो अब इसमें हमने थोड़ा बताया आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या क्या चीजें मैं डिस्कस करूंगी। फर्स्ट जो डिस्कशन होगा वो होगा द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, जो हम कह रहे थे ओरिजिन क्या है। फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सबके लिए जानने के लिए। थर्ड जो इसका टॉपिक होगा वो होगा फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 to 2009, और इसको फाइनेंशियल क्राइसिस एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन, कि ये अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, वो फ्लो कहीं ना कहीं जो लैंडर टू बोरोवर के बीच में जो फ्लो था वो डिसरप्ट हुआ, उसको फिर ठीक कैसे किया जाता है। तो वो लास्ट जो होगा वो होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, और आई होप यू विल गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। अच्छा, ये हमने 3 कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम बार बार इसमें रिसेशन की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन की बात करें, स्लो ग्रोथ की बात करते हैं। देखिए, आपने बिजनेस साइकिल अगर देखा होगा तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे जाता है, ऊपर जाएगा यानी हाइट पे पहुंचेगा, फिर नीचे आएगा। तो जब कोई भी, अगर आप एक 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 इसको कनकेव सेव ले लीजिए, कनकेव जो है एक सेप बनाइए, तो जब ये उठ रहा है तो इसको कहते हैं बूम, जब ये उठ रहा हो ऊपर की तरफ, ठीक है।
जब यहाँ से एक बार स्टेबलाइज होने के बाद स्टैग्नेशन पीरियड जो होता है, जो हाइट पे पहुंच के रुक जाना, फिर वो धीरे धीरे, जब वो धीरे धीरे नीचे आता है वो है स्लो ग्रोथ। जब बहुत तेजी से नीचे आता है उसको कहते हैं रिसेशन। और जब वो यानी लो पे आके स्टैग्नेट हो जाए 8-10 साल के लिए, 5 साल की, उसको कहते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो है वो बहुत ही इट्स रियली बैड थिंग्स। स्लो ग्रोथ हो जाए, रिसेशन से फिर भी रिकवरी लेकिन जल्दी होनी चाहिए। तो वो जो हमने आपको कहा कि एक आप केव शेप का ग्राफ ड्रॉ करिए, तो ये आपकी रिकवरी है। जब वो हाइट पकड़ता है तो हाईएस्ट ग्रोथ है, एक बार जाके वो पीक पे पहुंच जाएगा, स्टैग्नेशन है, फिर वो धीरे धीरे स्लो ग्रोथ होगा, फिर शार्पली घटने लगेगा तो रिसेशन होगा, यानी लोगों को काम। और जब वो बिल्कुल डीप डाउन जीरो पे पहुंच के और स्टैग्नेट हो जाए कुछ टाइम के लिए, यानी कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। और ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी हैं। इसको मैं, इसमें टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों को वर्ड में लिख दूं, बट मुझे लगा कि मैं जबानी ही आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस, ये थोड़ा 2-4 छोटे छोटे अच्छी चीजें हैं जो मैं चाहूंगी आप लोगों के शेयर करना। कह रहा है कि रिसेशन जो है, जो हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, भाई इसको जान पाना, समझ पाना बड़ा, रिसेशन आर जनरली डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट and very few people anticipated the severity of 2007 to 9 recession। वो जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे और लोग थे, मोस्टली कुछ लोगों को छोड़ के किसी को लग नहीं रहा था कि रिसेशन 2009 में आने वाला। तो उसका प्रेडिक्ट करना, यानी रिसेशन को प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। बहुत कम लोग इसको एंटिसिपेट भी कर पाते हैं। उसके साथ साथ ही इसकी सिवियरिटी को समझना या जानना वो थोड़ा और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है कि only those few people who has lived through the 90s-30 had experienced a financial crisis as severe as one as brought on the collapse in market of subprime mortgage। कह रहा है कि ये जो 2007 से 9 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई वो 1930 के इक्विवेलेंट थी। कह रहा है कि हैड एक्सपीरियंस फाइनेंस क्राइसिस एज सीवियर, यानी वो जो डिप्रेशन था वो कुछ उस लेवल की चीजें जो कोलैप्स हुई, जो यूएस से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और पहले लग रहा था कि नहीं ये जो मॉर्गेज की प्रॉब्लम है वो मॉर्गेज मार्केट तक ही रहेगी, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं जाएगी, स्पिल ओवर नहीं होगा, जिसको स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ, वो स्पिल ओवर किया और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे मॉर्गेज के अलावा उनको भी उसने इफेक्ट किया 2007 से 9 वाले में। अब हम बात कर रहे हैं कि अच्छा चलिए, अब यहाँ हमने शुरू में एक आप लोगों से इसका स्ट्रक्चर बताया था कि हम इसको डिस्कस, हमने कहा कि पहले मैं बात करूंगी द ओरिजिन ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइसिस, कि इसका ओरिजिन शुरुआत कहां से हुई। सो लेट्स डिस्कस द ओरिजिन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो पहला जो है अंडरलाइंग फ्रेजिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। वो कमर्शियल बैंक में कुछ थोड़ा सा उनमें कुछ प्रॉब्लम है, थोड़े वीक है। फ्रिजाइल होने का मतलब वीक होना, कुछ उनमें कमजोरी है, कुछ उनके रेगुलेशन में या कहीं कमजोरी। वो कमजोरी क्या क्या है देखिए, मैं वन बाय वन बताती हूँ। बैंक्स बोरो शॉर्ट टर्म फ्रॉम डिपोजिटर्स एंड लैंड लॉन्ग टर्म टू द हाउस होल्ड एंड फर्म्स। बैंक का सबसे पहला काम होता है कि वो शॉर्ट टर्म तो बोरो करते हैं, लोगों से डिपॉजिट होता है, उसको जब वो लैंड करते हैं या देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म, लैंड जब यानी दूसरों को देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। इसकी वजह से कि एज ए रिजल्ट बैंक हैव मैच्योरिटी मिसमैच बिकॉज द मैच्योरिटी ऑफ देयर लायबिलिटीज इज मच मोर शॉर्टर देन द मैच्योरिटी ऑफ देयर एसेट्स। ये प्राइमरी रोल कि क्या है कि जो उनका मैच्योरिटी का मिसमैच है, यानी जो आपने डिपॉजिट किया वो तो शॉर्ट टर्म का है, प्राइमरी डिपॉजिट शॉर्ट टर्म का है, लेकिन जब आपने यानी लोगों को दिया, जब 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 ये जो आप मनी लोगों को लोग बोरो करने आए उनको दिया तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए दे दिया। तो जो ये लॉन्ग टर्म के मैच्योर, इसलिए उन दोनों में एक मिसमैच की बात होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम बता रहा है बैंक्स आर रिलेटिवली इल
because depositors can demand their money back at any time, while banks may have difficult selling the loans in which they have invested depositors money. कि अब ये क्या होता है, चूंकि वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, तो भाई जिसने डिपॉजिट किया वो कभी आके मांग सकता है, तो उनके पास कहीं ना कहीं थोड़ा लिक्विडिटी की शॉर्टेज होती है. दे हैव शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी. Banks therefore face liquidity risk because they can have difficult meeting their depositors' demand to withdraw their money. कि अगर अचानक अब आप विड्रॉ करना सब लोगों ने शुरू कर दिया, तो फिर उसको मीट करना इन बैंकों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है. तो पर्टिकुलरली दीज आर द टू फ्रेजाइल ऑफ कमर्शियल बैंकिंग. अच्छा, उसका एक और पार्ट हमने निकाला, कहा कि इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ना गरीब, पुअर. The situation for a bank or other firm whose assets have less value than its liabilities. कि जो भी आपकी एसेट्स की वैल्यू है, जो भी लाइबिलिटी, जो भी आपने बोरो किया है, जो कुछ भी किया है या लैंड किया है, उन दोनों में कहीं ना कहीं वो लेस है. आपके एसेट से आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा हैं. सो इट इज वर्थ इन नेगेटिव. तो आपका टोटल जो वर्थ है, वैल्यू है, वो निगेटिव में है. एक ओरिजिन तो अंडरलाइंग ओरिजिन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस तो ये हुआ. ठीक है, अब हम नेक्स्ट कुछ बात करेंगे. दूसरे जो है बैंक रन्स, कंटेजियंस एंड बैंक पैनिक. अब ये तीन टर्म है कि बैंक रन्स क्या होते हैं भाई. कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच डिपॉजिटर्स हु हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन बैंक साइमल्टेनियसली विड्रॉइंग एनफ फंड टू फोर्स द बैंक टू क्लोज. अब ऐसा हुआ कि जिसको पता चल गया कि बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस टाइम आप देखिए, अभी यस बैंक के साथ हमने देखा कुछ टाइम पहले, आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर, कि वहां लोगों का कॉन्फिडेंस कम, कंज्यूमर का जब कॉन्फिडेंस कम, तो सब लोग विड्रॉ करना शुरू कर. अब एक साथ सब लोग अगर विड्रॉ, तो बैंक के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो सबको दे, तो वो बैंक रन ऑफ हो जाएगा, यानी उसके पास पैसे नहीं होते, तब वो क्लोज डाउन हो जाएगा. उसको कहते हैं बैंक रन. और वो कैसे आया, क्योंकि वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो था वो खत्म हो गया. द प्रोसेस बाय विच depositors who have lost confidence in bank simultaneously, जब वो लॉस हो जाता है, कॉन्फिडेंस लॉस हो जाए, फिर वो लोग अपनी चीजों को कहते हैं कि अच्छा जितना मेरा है उतना ही मिल जाए, अब ज्यादा की मैं फिक्र नहीं करूंगा, जो मैं वही तो कम से कम हमें मिल जाए. अच्छा, सेकेंड एक हमने वर्ड यूज किया है कंटीजियंस. कंटीजियंस क्या होता है भाई? द प्रोसेस बाय विच ए रन आर वन बैंक स्प्रेड टू अदर्स रिजल्टिंग इन बैंक पैनिक. एक बैंक के साथ ये हुआ, अब प्राइवेट बैंक की बात लेने की, अगर यस बैंक के साथ हुआ और यही चीज कहीं से लीक हो जाए कि एक्सिस बैंक में भी है, आईसीआईसी में भी है, फिर क्या होगा कि इस तरह का अब वो सारे बैंकों में सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. इसको कहते हैं कंटीजियन, यानी एक साथ सब में कुछ इस तरह का बैंक रन की प्रॉब्लम आ जाना, उसको कंटीजियन कहते हैं. अच्छा, इसी में थर्ड जो हमारा है वो बैंक पैनिक. क्या होता है? कह रहा है कि बैंक पैनिक द सिचुएशन इन विच मेनी बैंक साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस रन, यानी एक साथ वो जितने भी आपके बैंक हैं सब में एक तरह से पैसा न होना, क्लोज डाउन की कंडीशन आ जाना, ये अगर हो जाए तो उसको कहते हैं द बैंक पैनिक. कि बैंक जो फाइनेंशियल सिस्टम, जो बैंकिंग सिस्टम है फाइनेंस का, वो कहीं ना कहीं पैनिक में आ गया है. ठीक है, अच्छा चलिए, तो पहला था दो अभी हम लोगों ने बताया कि इसका ओरिजिन कहां, द ओरिजिन ऑफ ए फाइनेंशियल क्राइसिस का क्या है. फर्स्ट जो हम लोगों ने बात किया अंडरलाइंग जो यहाँ पे हमने द अंडरलाइंग फ्रेजिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स. दूसरा था बैंक रन, कंटीजियन एंड बैंक पैनिक, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अगला जो तीसरा है, कह रहा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू स्टॉप पैनिक. कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो फेल्योर हो जाए, वो जो पैनिक स्टार्ट हुआ उसको कंट्रोल करने में वो फेल्योर हो जाए, उस तरह की. तो कह रहा है कि lenders of last resort, a central bank that act as the ultimate source of credit to the bank system, making loans to solvent banks against their goods but liquid loans, illiquid loans. कि अब जो जैसे अब ये यस बैंक की बात बता रही थी आपको कि भाई आरबीआई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन आरबीआई भी कहीं ना कहीं उस बैंक को
अल्टीमेट जो क्रेडिट का सोर्स है वो ना दे, लिक्विड में ना दे, तो फिर तो बैंक को डूबना है। तो उस टाइम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, इंटरवेंशन था, वो सही नहीं हो पाया। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, a federal government agency established by the Congress in 34 to institute deposit in commercial bank, वो कहीं ना कहीं अपना काम न कर पाए, फेल्योर हो जाए, उसकी वजह से भी फाइनेंशियल क्राइसिस आती हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि बैंक्स रन्स एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, कि अगर ये बैंक्स में पैसे की कमी आ जाए, है नहीं कि सब लोग जा रहे हैं विड्रॉ करने के लिए, बैंक के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा, उस पर थोड़ी सी आई थिंक इट इज गुड आइडिया टू जस्ट डिस्कस इट बिट। कर अ बैंक रन्स कैन कॉज गुड बैंक्स एज वेल द बैड बैंक्स टू फेल, यानी दोनों तरह के बैंक, यानी एसबीआई भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर एक्सेस में प्रॉब्लम है तो एसबीआई जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और जिसके कस्टमर सबसे ज्यादा है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। बैंक फेल्योर आर कॉस्टली बिकॉज दे रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स। बैंक का फेल्योर होना वो ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो भाई क्रेडिट देते हैं, हाउस होल्ड की बात हो या फर्म की बात हो, यानी कोई घर खरीद, हाउस होल्ड में क्या होता है, जो लोन लेना चाहता है, घर के लिए लोन लेना चाहता है, कार के लिए लोन लेना चाहता है, पर्सनल लोन लेना चाहता है। फर्म क्या है, वो बड़ा बड़ा बिजनेस लगाना चाहता है, जैसे आप रियल एस्टेट में देखिए बिल्डिंगें जो बनती है, तो ये सारे पैसे कोई, वो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेता है। तो कहीं ना कहीं जो ये फर्म बनी हुई है उनके पास भी क्रेडिट, अगर क्रेडिट नहीं होगा तो भाई कोई चीज बनेगी नहीं। कोई चीज अगर आप बनाएं, अगर आप बिल्डिंगें बनाएंगे नहीं, तो जितने लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेके जो आपका कारपेंटर, हर लोग, सबको काम नहीं मिलेगा। उनको काम नहीं मिलेगा, खाएंगे कहाँ, मार्केट में डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो उन चीजों की सप्लाई नहीं होगी। अब वो चीज को जो लोग बनाते हैं उनको फिर जॉब, तो वो पूरा विशियस साइकिल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि चीजें फ्लो में चलती रहें। अगर ब्रेक हुआ देन द प्रॉब्लम इज स्टेप अवे, वो है। अच्छा देखिए, अब उसी में हमने कहा था कि एक तो बात जो शुरू हमने, मैं बार बार इसलिए जा रही हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि पहली बात थी कि ओरिजिन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो वो हमने बता दी कि ओरिजिन क्या क्या है। कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक जो हैं उनमें कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ जो सेकंड था गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमने डिस्कस किया। और थर्ड हमने जो सेकंड बताया, बैंक रन हो गया, बैंक पैनिक हो गया, वो रीजन हो सकते हैं। अब जो हम सेकंड अपना बात करने जा रहे हैं, हम बात वो कर रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन की, कि जो 90s 30s में आया, वो आया कैसे, हुआ क्या उस टाइम, ये स्टार्ट कैसे हुआ। द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, द स्टार्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। देखिए हमने बड़ा कंसाइज करके लिख दिया, कह रहा है स्टार्ट अमेरिका यूरोप दोनों जगहों से। Real GDP declined by 27% between 1929 and 1933, while real consumption declined 18% and real investment fall by 81%. Acha, okay. So these declines were far larger of 20th century. The employment rate was triple from was above, yani every fifth person was unemployed, was still above 10 decades Great Depression has begun. और वो जो डिप्रेशन था उसको देखिए, जो हम आप लोगों से कि डिप्रेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म स्टैग्नेशन, यानी बॉटम में जाके आप स्टैग्नेट कर गए 10 साल, एक डिकेड के लिए। तो ये तो भाई बहुत डिफिकल्ट चीज है ना, कि आप 1929 से लेके 1939 तक आप उसी में जो, और कैसे हुआ, जीडीपी बहुत 1/3 हो गया, उसके अलावा जो रियल कंजम्पशन था वो 1/5 गिर गया, जो रियल इन्वेस्टमेंट था जगहों पे वो आपका 80% कम हो गया, वो सारी चीजें अक्यूमुलेट किया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो एवरी 5th पर्सन वाज अनएम्प्लॉयड। ये सारी चीजें मिला के ग्रेट डिप्रेशन को पुश किया और वो एक डिकेड तक चला, 1929 to 1939। करा कि द SP 500 1920 to 1939, द फेडरल रिजर्व raised interest rate after it became concerned by the rapid increase in stock prices during the 1929 की स्टार्ट हुआ कि
इसमें इन्होंने क्या किया कि स्टॉक प्राइसेस जो थी उसको रैपिड इंक्रीज होने की वजह से फेडरल रिजर्व ने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट रेट बनाने से स्टॉक मार्केट में लगाने की बजाय लोग जो हैं डिपॉजिट करेंगे। इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो फिर डिपॉजिट ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट कम हो तो लोग पैसे को निकाल के किसी और जगहों में लगाते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। द डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट प्राइस वाज द लार्जेस्ट इन यूएस हिस्ट्री। ये थोड़ा हमने यूएस का एग्जांपल लिया हुआ है क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन थोड़ा इन्फॉर्मेशन वहां बेटर मुझे लगी तो इसलिए मैंने लिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब उसी में हम बता रहे हैं आपको कि स्टार्ट कैसे हुआ, यानी कैसे आपका जीडीपी गिर गया, कैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, कैसे जो स्टॉक मार्केट थे उसकी प्राइस ज्यादा हो रही थी तो फिर कहा कि ऐसा करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ा देते हैं सो दैट पीपल आर गोइंग टू डिपॉजिट देयर मनी। अच्छा, उसमें और क्या प्रॉब्लम थी? द बैंक पैनिक ऑफ अर्ली 1930s, बैंक सस्पेंशन 1920 to 39 बैंक सस्पेंशन कर हो गया। कह रहा कि बैंक सस्पेंशन ड्यूरिंग विच बैंक्स आर क्लोज टू द पब्लिक आइदर टेम्पोररी और परमानेंट। बताइए, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो अभी कह रहा था कि अगर आप बैंक बंद करते हैं, इसमें वो भी किया, ग्रेट डिप्रेशन बैंक भी बंद कर दिया, तो बैंक बंद कर दिया वो बहुत कॉस्टली है क्योंकि जो क्रेडिट सिस्टम था जो हाउस होल्ड और फर्म को मिलता वो तो आपने बंद कर दिया, सो द बिजनेस विल नॉट फ्लोरिश, सो दैट्स गोइंग टू। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन था इसमें बैंक को बंद कर, परमानेंटली कुछ को बंद कर दिया, कुछ को टेम्पररी। सो ड्यूरिंग द बैंक पैनिक ऑफ 1930 बिफोर फॉलिंग टू द लेवल फॉलोइंग द एस्टैब्लिशमेंट एफडीआईसी इन 1934, डेट डिफॉल्टर प्रोसेस, डिफ्लेशन प्रोसेस, जो डेट था उसको कैसे डिफ्लेट किया यानी डिक्रीज। द प्रोसेस फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द इरविंग फिशर इन विच ए साइकिल ऑफ falling asset prices and falling prices of goods and services can increase the severity of economic downturn। यानी जब आपके, ये यूएस में भी यानी एक जो घर है अगर वो 10 लाख का है, क्योंकि खरीदने वाले लोग नहीं, कुछ नहीं है, तो जो घर को मैं पैसे लगाया है ईंट, वो सोचता है कि कम से कम इसकी जो लागत है, जो कॉस्ट है वही निकल रहा है, तो वो क्या करता है, प्राइस बहुत उसकी डाउन करने लगता है। तो जब भी आपके एसेट्स की जो प्राइस है वो डाउन होने लगे, गुड्स एंड सर्विसेज की, क्योंकि डिमांड, लोग खरीदने वाले नहीं है। आपको मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, आप सब्जी मार्केट में इवनिंग में जाइए 8 बजे के बाद, क्योंकि 9 बजे मार्केट बंद होती रहती है सब्जी वेजिटेबल्स मार्केट, तो 8 से 9 के बीच में क्योंकि उनको घर जाना है, अब वो घर जाएंगे, तो तब वो वही चीज जो 40 रुपए केजी बेच रहे थे वो 20 में भी बेचते हैं, 20 रुपए केजी भी बेचते हैं, 10 रुपए केजी भी बेचते हैं। तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस को बहुत डिफ्लेट कर दिया। लेकिन ये तो ठीक है क्योंकि वन टाइम है, लास्ट का है, बचा हुआ है, लेकिन सोचिए अगर ये कंडीशन उनका मॉर्निंग जब शुरू होता है तभी से हो तो उसमें तो दैट इज नॉट गुड कि एक्चुअल उसकी कॉस्ट भी आप निकाल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, और क्या हुआ? द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। अच्छा, उसमें एक द फेल्योर ऑफ, एक तो था कि ठीक है भाई वहां का फाइनेंस, जो बैंक्स की कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके अलावा कहा, देखिए फिर से हम बताते जाएंगे आपको कि जो ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट कैसे हुआ। ग्रेट डिप्रेशन जो स्टार्ट हुआ वो हुआ कि जीडीपी कम हो गया, आपका रियल इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस थे वो बढ़ गए, उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। इसी तरह से कुछ बैंक को बंद, क्लोज डाउन कर दिया, जो रियल एस्टेट की प्राइसेस थी वो बहुत कम हो गए, गुड सर्विसेज की भी, तो ये रीजन था। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी, द फेल्योर ऑफ फेडरल रिजर्व पॉलिसी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, कि उस टाइम जो फेडरल रिजर्व या सेंट्रल बैंक, अगर हम इंडिया की बात, आरबीआई ने जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज के डिसीजन लिए या फिस्कल पॉलिसीज के डिसीजन लिए, कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल नहीं हो पाया or to recover the market. Why did the Fed work? अब उसको एक्सप्लेन करना, why did the Fed not intervene to stabilize the banking system? Economists have pointed the four possible explanation. कह रहा है कि उस टाइम जो बैंकिंग जो फेड था, जैसे मैं कहूँ आरबीआई है, आरबीआई ने क्यों इंटरवेंशन कुछ नहीं किया टू स्टेबलाइज, कि ताकि वो बैंकिंग सिस्टम को स्टेबलाइज, कह रहा कि फोर है, नो वाज वन इन चार्ज,
कि उस टाइम जो भी फेड का सिस्टम था या स्ट्रक्चर था, कुछ इसमें ऐसा हुआ कि वो लग ही नहीं रहता कि इंचार्ज कौन है, वो विल टेक द डिसीजंस। सेकेंड कह रहा है द फेड वाज रिलक्टेंट टू रेस्क्यू द इंसॉल्वेंट बैंक्स, कि जो बैंक्स यू नो दे आर डिफॉल्टर, दे डोंट हैव अ क्रेडिट, उनको था, फेड था रिलक्टेंट था कि मैं इनको बचाना नहीं चाहता हूं। तीसरी प्रॉब्लम बताते हैं, द फेड फेल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट, जो अभी हम आपको बात कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया कि स्टॉक प्राइस की, चूंकि स्टॉक मार्केट की प्राइसेस बढ़ रही थी, उसको डाउन करने के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट था उसको समझने में फेड से गलती हो गई। फोर्थ जो था, द फेड वांटेड टू पर्स द स्पेकुलेशन एक्सेसेस, कहा कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि स्पेकुलेशन से शायद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा, ये तो हमने एक बात किया ग्रेट डिप्रेशन की। क्राइसिस में भी क्राइसिस होता क्या है, ग्रेट डिप्रेशन कैसे हुआ। अब हम बात करेंगे कि 2007 से 9 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई हैं, द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 to 2009, what are the reason behind that, how it's started and where it's end up. So let's discuss. कह रहा था फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 to 9, उसके अब हम वन बाय वन आपको कह रहा है, बैंक्स रन्स एट ए बियर स्टर्न्स एंड लेहमैन ब्रदर्स, क्योंकि बैंक रन्स का क्या मतलब था कि जो डिपॉजिटर्स थे, जो उनके बैंक्स के जो डिपॉजिट थे, वो मिसमैच की बात हुई, वो कहीं ना कहीं हो गई, और बिकॉज ऑफ मिसमैच lot of depositors started withdrawing the money. कह रहे कि by early 2007 it has become clear that investors including banks and other financial firms that owned mortgage-backed security made up of subprime mortgages were likely to suffer heavy losses. कि 2007 के अर्ली से ही पता चल गया लोगों को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, बैंक थे, जिन्होंने लोन दिया था मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी पे दिया हुआ था, तो उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है भाई, ये तो लॉस होने वाला है। सेकेंड बता रहा है, द फंड had the large amount of mortgage backed security and because trading in these security had dried up, it had become difficult to determine the securities market price and therefore the value of share in the fund. कि जो ये mortgage backed security थी, उनका क्या हुआ, ड्राइड अप हो गई, एक पॉइंट पे आके वो सारे ट्रेड में खत्म हो गए। उसके बाद उनका जो मार्केट प्राइस क्या होगा वो डिटरमाइन करना बड़ा ही डिफिकल्ट था, तो इसकी वजह से द वैल्यू ऑफ फंड्स जो थे उनको बताना इट्स बिकम डिफिकल्ट। सो देन वी गो टू द नेक्स्ट। कह रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन, कि फाइनेंशियल क्राइसिस एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन है क्या। तो ये हम देखें, कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू 2007 to 2009 फाइनेंशियल क्राइसिस हाइलाइटिंग दैट न्यू गवर्नमेंट फाइनेंशियल रेगुलेशन टिपिकली अकर्ड इन रिस्पॉन्स टू ए क्राइसिस as a look at different type of regulation that the government has enacted over the years. We will see there is a regulation pattern. अब ये था कि फाइनेंशियल क्राइसिस तो हुआ, तो उसके कुछ पैटर्न हुए, अब गवर्नमेंट ने उसको सही करने के लिए क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पहले हम बात करेंगे क्राइसिस की, फिर रेगुलेशन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे रिस्पॉन्स टू न्यू रेगुलेशन बाय फाइनेंशियल फर्म एंड रिस्पॉन्स बाय रेगुलेटर्स, जो लोग रेगुलेट करते हैं, जैसे आरबीआई हुआ या फेड गवर्नमेंट हुआ जो यूएस में है। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखेंगे कि क्राइसिस कैसे आया। तो क्राइसिस का कह रहा है कि फर्स्ट स्टेज इन द रेगुलेटरी पैटर्न इज क्राइसिस इन द फाइनेंशियल सिस्टम। For example, if savers loses confidence in bank ability to use their funds wisely, a bank run can result as a savers try to withdraw their funds. When savers loses confidence in them, banks are unable to fulfill their role as a intermediary for the money borrowers. क्योंकि फर्स्ट जो हमने आप पहले बात की, भाई बैंक रन ऑफ बिकॉज ऑफ कंज्यूमर का या डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंस कम हो गया, उसने विड्रॉल शुरू कर दिया। अब विड्रॉल जब शुरू हो गया
तो बैंक के पास कोई फंड नहीं बचा, तो जो इंटरमीडिएटरी का वो काम करता है कि कुछ लोगों से पैसा लेता है डिपॉजिटर से और फिर बोरोवर्स को वो देता है, वो उसका काम ठप हो गया, वो एक क्राइसिस शुरू हो गई। सेकेंड जो बात है वो है कि the second stage occur when the government step in to end the crisis through regulation. The government generally intervene when it's perceive instability in financial institution and when political pressure make intervention advisable. For example, government regulation in United States and other countries have responses to bank panic by attempting to maintain banks profitability and by enacting deposit insurance. कि इन केसेस अगर होते हैं तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वो इसको रेगुलेट करने की बात करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे थोड़ा प्रेशर बनाती है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, उनके थ्रू ये इसको सही करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, अब बस खत्म ही है, 2-4 स्लाइड्स और आप लोगों के लिए है, सो यू पीपल आर डन। रिस्पॉन्स टू द न्यू रेगुलेशन बाय द फाइनेंशियल फर्म, की जो न्यू रेगुलेशन 2009 में बना ओबामा के आने के बाद, उसका क्या है। द थर्ड स्टेज इज रिस्पॉन्स बाय फाइनेंशियल सिस्टम, ए मेजर न्यू रेगुलेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल लीड्स टू चेंजेस इन इनोवेशन इन द एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स में टेक on more risk one deposit, ensure reduce the extent to which depositor monitor the bank investments. As with manufacturing companies, वो सारे examples दे रहे हैं कि the motivation for financial innovation is the same in other businesses is the profit. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी जो भाई मेन मोटिवेशन किसी को भी कुछ करवाने के लिए, करने के लिए कुछ ना कुछ बिना फाइनेंशियल गेन के कोई कुछ करता नहीं है। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट है, रिस्पॉन्स बाय रेगुलेटर्स। हाउ द रेगुलेटर्स, जैसे आरबीआई एक रेगुलेटर है, तो उसने कैसे इसको रिस्पॉन्स किया। द फोर्थ स्टेज इज रेगुलेटर रिस्पॉन्स। रेगुलेशन ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑन changes in the way that financial institutions do business, in particular when financial innovation circumvent regulatory restriction. Regulators must adopt their policy to or seek new authority to regulatory response. कहता है कि कहीं ना कहीं जो रेगुलेटर है उनको भाई मॉनिटर करते रहना चाहिए कि जो भी आपने रूल रेगुलेशन बनाया, क्या लोग उसको ऑप्ट कर रहे हैं। जैसे मैं इंडिया में एग्जांपल आपको दूं कि किसान क्रेडिट कार्ड की बात होती है, तो क्या जो लोग किसान क्रेडिट के थ्रू पैसे लेते हैं, जो बोरो करते हैं, वो खेती में ही लगाते हैं, कुछ और करते हैं। अगर वो रेगुलेट नहीं होता है, नहीं पता चल रहा है, देन इट्स गोइंग टू क्रिएट ए प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपने क्रॉप के लिए पैसे तो लिए लेकिन क्रॉप नहीं उगाई, तो उस जो क्रॉप से आपको इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होता, कुछ होता, वो तो कुछ हुआ नहीं, तो आप फिर रीपे नहीं कर पाएंगे। रीपे नहीं कर पाएंगे, फिर आप ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि फार्मर सुसाइड है, दिस है, दैट है, फिर ये होगा कि भाई आप माफ कर दीजिए सारे लोन। वो कहीं ना कहीं रेगुलेटर का है कि भाई आप जब एक बार रूल बनाते हैं तो बस रूल बना के नहीं छोड़ दीजिए, उस पर देखिए कि इसको फॉलोअप सही से नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसमें क्या न्यू चेंजेस करने चाहिए ताकि ये अच्छा से रेगुलेट करे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट के लिए रख, मनी एंड कैपिटल मार्केट। चूंकि ये पूरा एक सेक्शन है बैंकिंग, उसमें हम इसको थोड़ा सा कवर, इसमें 3 चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, रिफॉर्म इन इंडिया। ये आप लोग चाहे तो खुद से भी देख सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। सो आई थॉट on a role of financial derivatives and other innovation, we will see this tomorrow. So in a way I will say thanks for your attention, and we are done for today. Now you can suit your, we have another half an hour, you can ask the question whatever you have. So I am going for question Q&A session. So let's come to this, the question, जो भी आप, जिसको भी जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अब जिसको भी जो भी Q&A है पूछिए आप लोग। हेलो, हाँ, तो अब आने तो दिन के क्वेश्चन आए। अच्छा, ये न्यू 13 में बोलेंगे ना इनको Q&A से। अच्छा, हाँ, वो न्यू 13 में आ रहा। आर यू नॉट विजिबल मैम? अब भाई ओपन कर दीजिए आप उसे, ओपन कर दीजिए, उसके नीचे ओपन है ना, ओपन कर दीजिए। क्या चीज ओपन कर दे मैम? न्यू 13 लिखा है ना? हाँ, वो हमने देख लिया। कह रहा है कि निखिल अग्रवाल का है, यू आर नॉट विजिबल। आवाज सुनाई दे रही है, समझ में आ रहा है, देखने का
हो सकता है ये थोड़ा सा छोटे में आता है, सो आई एम सॉरी, वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना मेरे से होता है ट्राई। हाउ मच टाइम टू टेक स्टार्ट दिस क्लास, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। गुड इवनिंग मैम, सो गुड इवनिंग मैम। वो स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है क्वेश्चंस। एक बार आप साइड से क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज साइड पे जो बार आता है ना जरा सा। अब होने लगा है। अच्छा, हाँ। एक क्वेश्चन है मृदुल का, मैम इट इज एन ओपन बुक एग्जाम, व्हाट इज द यूज ऑफ विदाउट हैविंग ए बुक। तो बुक तो भाई आपको अभी हमने एक बुक का तो बताया आप लोगों का कि जैप मदुरई करके हैं, मदुरा करके हैं, उनकी बुक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, वो ले लीजिए आप। सो मैम आप जो पढ़ा रहे हो हम उसे ब्रीफली भी नहीं स्टडी कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल तो मैम अभी स्टडी मटेरियल आया नहीं है क्या, आपने पूछा था? नहीं मैम, मुझे ऑनर्स का पता नहीं है एक्चुअली में, जो कुछ है साइट पे अवेलेबल है, सोल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। हाँ वो तो मैं उनको दे भी दिया था, आप एसओएल की वेबसाइट चेक करिए। कह रहा है कि मैम ये स्टडी यू सेड दैट व्हिच बुक ऑफ यू वुड लाइक टू हेल्प इफ यू टेल अस द एंड ऑफ द क्लास। हाँ बता तो दिया, अभी बुक का तो 2 बार मैं बोल चुकी हूँ। जैफ मधुरा इनका नाम है, 1 मिनट फिर से मैं बता देती हूँ। ये है जैफ मधुरा है, जे मधुरा, 2015 की इनकी बुक है, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन 9th एडिशन, ये आप देख लीजिए, अच्छी है। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। अब तो भाई ये तो कुछ ज्यादा हो गया ना चैप्टर तो आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो थैंक यू। भल्ला को ये मैम आप केरला से हो क्या? आप इंडिया से तो हूँ तो केरला से भी हो सकती हूँ, दिल्ली से, ये कोई क्वेश्चन तो पूछने की बात नहीं हुई। हाँ थोड़ी केरलाइट में लगती हूँ, लोगों को लगता है कि मैं साउथ इंडियन हूँ। थैंक यू। कह रहा है कि मैम हाउ मेनी स्लाइड्स आर देयर इन टुडे क्लास। देयर वाज ऑलमोस्ट 17 स्लाइड्स। यस दिख रहा है मैम। हाउ मेनी स्लाइड्स आर इन दिस? हाय ओके मैम, प्लीज चैप्टर की वेट एज की वेट एज बता दो, वेटेज बता दो। ये तो नहीं बता, ये तो लास्ट में बताएंगे आपको, इंगेज भी तो रखें आप, आज ही सारा कुछ हम बता देंगे, लास्ट के लिए रखेंगे। बुक आज हमने बता दिया। सो आई विल गिव यू द थिंग्स, जो भी क्लासेस ज्वाइन करे और सुने, फिर मैं 1 by 1 चीजें दूंगी। ऐसा नहीं कि एक ही दिन आप सोच रहे हैं सब कुछ आप आज ही दे दें, ऐसे नहीं हो। यू हैव टू कम फॉर द क्लास, you have to join and then I will give you the brief कि अच्छा ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये चीजें ठीक है, तो वो मैं करूंगी, एक दिन सारा कुछ नहीं बताएंगे। कह रहा क्राइसिस वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए मैम, नेट कनेक्ट हो गया है। फाइनेंशियल क्राइसिस, देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस में 3-4 की फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट कैसे हुई, उनका ओरिजिन क्या है, एक तो ये बात किया हमने, ग्रेट डिप्रेशन की बात किया, फिर हमने आपको बताया कि 2007 से 9 का जो रिसेशन था वो कैसे आया, क्या क्या रेगुलेटरी इफेक्ट थे, तो वो थोड़ा सा 15-20 स्लाइड्स हैं, तो एक में तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये 3-4 चीजें हैं, इसीलिए हमने कहा मधुरा की आप बुक देखिए, उसमें आपको ये मिल जाएगा क्राइसिस वाला। अच्छा नेक्स्ट मैम, पेपर कितने मार्क्स का होगा? ये आप लास्ट वाले दिन पूछिए, जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, आई विल टैकल द लास्ट। मैम पेपर में आंसर कितना पेज का? ये कौन लिख रहा है, क्यों? पेपर पेज थोड़े होता है, आंसर होता है, कोई पेज थोड़े ही भरना है आपको। ये मोरल हजार्ड प्रिंसिपल एजेंट एक बार समझा दीजिए। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, मोरल हजार्ड वो होता है कि जब कोई भी पॉलिसी एंड प्रोग्राम आपको दिया जाए, गवर्नमेंट यानी यहाँ लॉन्च हुआ, लेकिन किसी 1-2 लोगों ने उसका ओवर यूज कर दिया, जिससे जो भी पॉलिसी देने वाला था, या गवर्नमेंट हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, उसका खर्चा ज्यादा हो जाए, उस केस में क्या करती है, वो अपना प्रीमियम जो भी वो अभी तक आपसे ले रही थी ना इंश्योरेंस के केस में, उसको बढ़ा देती है, उसको कहते हैं मोरल हजार्ड। ठीक है, आई थिंक मैम इतने ही क्वेश्चन है, 20 ही क्वेश्चन, ये तो सारे हमने कर दिए। ठीक है मैम, वेट कर लेते हैं, और क्वेश्चन आते हैं तो बता देती हूँ मैं। कल तो ज्यादा थे, 100 क्वेश्चन थे, आज तो कुछ 115। हाँ
आज तक बहुत कम आए हैं, 20 क्वेश्चंस लिख रहा है लेकिन पता हाँ नहीं आए। हाँ, तो वो मैं लास्ट तक, हाँ एक आ गया। कह रहे हैं कि मोरल हैजार्ड प्रिंसिपल एजेंट का बता समझा दीजिए। ये तो अभी तो बताया है आपको। ये तो अभी बताया, लास्ट ही है। मोरल और नहीं हैजार्ड आएंगे, तो बताया कोई है। बात। देखिए प्रिंसिपल और एजेंट, अगर आप जानना, प्रिंसिपल जो हमने शेयर होल्डर की बात कही कि शेयर होल्डर जो होता है, जैसे मैं अगर रिलायंस में लगाती हूं तो मेरा कुछ होगा कि रिलायंस जो भी अपने शेयर बेच रही है इस पर्पज से बेच रही है, तो उसने जब मैं शेयर खरीदी तो मैं एज ए शेयर होल्डर एक प्रिंसिपल हूं। जो उनके इंस्टीट्यूशन में जो लोग रिलायंस में काम करते हैं, चाहे मैनेजर हो और लोग हो, वो एजेंट है, लेकिन वो उस पैसे को कहीं और लगा दिए, कुछ और कर दिया, वो भी एक मोरल हजार्ड होता है। तो टू वे, एक प्रिंसिपल एजेंट का मोरल हजार्ड होता है, एक मोरल हजार्ड जो हमने आपको बताया हुआ है। और क्वेश्चन सूट आप लोगों को पूछना है तो आप लोग पूछो, मैं आई एम वेरी मच। अच्छा आ गया है, आया है क्वेश्चन। अब है मैम स्लाइड का फॉन्ट थोड़ा बड़ा रखिए। ठीक है, वो ध्यान रखूंगी। ठीक है, थैंक यू, आई विल डू दैट, फॉन्ट बड़ा रखेंगे। व्हाट इज द एडवर्स सिलेक्शन? देखिए एडवर्स सिलेक्शन जो होता है उसमें उसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं इंश्योरेंस का दूंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस कौन कराता है। हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादातर वही लोग लेते हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है या उनके पेरेंट्स वगैरह में है, जिनको लगता है कि डायबिटीज के केस में मैं कह सकती हूँ कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। तो उस केस में वो आदमी क्या करता है कि जो पॉलिसी लेगा या प्रोग्राम लेगा तो उसमें एक इल आदमी के सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप एक जनरल पॉपुलेशन में अगर 5% लोग बीमार हैं, लेकिन जो पॉलिसी करवाता है उसमें 25% लोग बीमार होंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहे होंगे। तो इसको कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन, कि आपने जिन लोगों को सिलेक्ट किया या लिया उसमें सारे खराब लोग आ गए, इन लोग ही आ गए, वो होता है आपका एडवर्स सिलेक्शन। मैम जो आपने ऑथर का नाम बताया है वो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। अरे भाई गूगल वूगल करो, कुछ ऑनलाइन वगैरह भी चीजें होती है, मार्केट में थोड़े ही है। ऑनलाइन बुक भी अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करो, पढ़ो आप। शीतल, ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट तो बनो, ये स्मार्टनेस है। सो मैम डन, इसके बाद तो अभी नहीं आए हैं तो हमने बता दिया। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ हाँ जितने, अच्छा कुछ और भी आए हैं अभी क्या? अच्छा एक मिनट मैम, यू सेड जेफ मधुरा 9th एडिशन बट ऑनलाइन वाली 10th। ठीक है, आप बेटर वाला पढ़ लीजिए ना, तो वो तो 10th एडिशन तो बेटर ही होगा। 10th एडिशन है, आप 10th एडिशन पढ़ लीजिए। चलिए और पूछिए। मैम थोड़ी देर वेट कर लिया जाए ना? बेशक आप वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मैम। हाँ मुझे है कि नहीं, किसी को कुछ अगर है क्लियर कर सकते हैं। आई लव टीचिंग मैम, तो वो मुझे, लेकिन ये है कि कायदे के क्वेश्चन पूछे। हाँ ये पर्सनल चीजों का क्या कुछ नहीं है ना। कह रहा है कि मैम इरविंग फिशर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, प्लीज एक बार अगेन। यानी कल वाला जो हमने कहा था एमबी वाला जो, अच्छा लाइए रोहित माहेश्वरी, जो हमने इरविंग फिशर का कॉन्सेप्ट कल मनी में बताया, मनी थ्योरी में बताया, एमबी इज इक्वल टू, एक मिनट दीजिए आप, मैं फिर से देख के, इरविंग फिशर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें दो ही चीजें हैं, आपको लाइए मैं फिर से बता देती हूँ, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए दो हमने थ्योरीज ऑफ मनी सप्लाई डिटर्मिनेशन, दो थ्योरीज की, इरविंग फिशर का एक था ये, लेकिन शेयर मैम शेयर करके फिर बताया ना, क्योंकि इनको दिखेगा तो है नहीं। अच्छा चलिए जबानी ही बता देते हैं। और दूसरा है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो जो इरविंग फिशर का है उसमें दो ही बात है, वो एक रिलेशनशिप की बात करते हैं मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन में, और उसको वो कहते हैं एम बी इज इक्वल टू पी वाई और v इज इक्वल टू पी वाई। एम जो है आप क्वांटिटी ऑफ मनी है, v वेलोसिटी ऑफ मनी है, p प्राइस है, y उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो ये कहते हैं कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ मनी जाननी है तो कुछ नहीं है, आप प्राइस लेवल और जीडीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ मनी कर लीजिए, तो आपको
वेलोसिटी ऑफ मनी पता चल जाएगा। जो सेकेंड ऑफ एक्सचेंज क्वांटिटी ऑफ मनी की जो मैं बात कर रही थी, वो रिलेशनशिप जो है वो मनी एंड प्राइस, और उसमें कहता है कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट है। तो वो जो आपका बनेगा फाइनल, वो इन्फ्लेशन इज इक्वल टू चेंजेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी माइनस चेंजेस इन परसेंटेज चेंजेस इन जीडीपी, ये बन रहा था। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा आप लोग। इसीलिए मैंने कहा कि जिसको भी स्लाइड्स चाहिए ना, आप क्वेश्चन, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो आपको स्लाइड्स दिखती हैं, आप उसका फोटो खींचो ना। अब क्या आ गया, एम बी इज इक्वल टू पी, हाँ ठीक है, हाँ पी वाई है, एम बी इज इक्वल टू पी वाई। एम जो है वो आपका क्वांटिटी ऑफ मनी है, वी जो है वो आपका प्राइस लेवल, एक मिनट रुक जाए मैं भी कुछ, वी जो वेलोसिटी ऑफ मनी है, पी जो आपका प्राइस है, वाई इज इक्वल टू जीडीपी है, ठीक है। तो एम बी इज इक्वल टू पी वाई नॉट पी बी, ये गलत होगा। साहिल श्रीवास्तवा आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आदर्श विक्रम सिंह का है, मैम रिपीट फाइनेंस साइकिल कॉन्सेप्ट। अच्छा, वो जो मैं रिकवरी और स्टैग्नेशन, स्लो ग्रोथ, रिसेशन, डिप्रेशन वाला बात कर रहे थे, आई थिंक वही आपका है। देखिए, आप जब भी एक कनकेव ऐसे होता है ना, केव जैसे होता है ना, गुफा की तरह एक ऐसे कर्व वाला बना लीजिए। तो जहां से ये स्टार्ट होगा ना वो रिकवरी होगी, जहां से एक कनकेव आपका स्टार्ट हो वो रिकवरी होगा, बीच में आते आते वो ग्रोथ हो जाएगा, हाई ग्रोथ, उसके ऊपर जाके ऐसे स्टैग्नेट हो जाएगा, स्टैग्नेशन का पीरियड आ जाएगा, देन धीरे धीरे ये स्लोली स्लो ग्रोथ होगा, या यहीं से शुरू हो, स्टैग्नेशन के साथ साथ स्लो ग्रोथ होता है, उसको रखेंगे। उसके बाद आपका रिसेशन आता है, और जब ये डीप डाउन जीरो पे जाके और वहां पे लंबे टाइम, एक 10 साल तक रह जाए, उसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन जो अभी हमने आपको बताया कि 29 से 39 तक 10 साल तक रहा, उसको कहते हैं डिप्रेशन। अच्छा, अभी आई थिंक 2 क्वेश्चन और आ गए हैं। मैम प्लीज स्लाइड फिर से शो कर दीजिए। अब कौन सी स्लाइड शो करना है? पूरा स्लाइड तो भाई 70 स्लाइड से कौन सी उसमें दिखाएं? अब ऐसे नहीं होगा ना, वो पर्टिकुलर आप बता दीजिए इसका, तो वो मैं से दिखा देती। अब सारी स्लाइड्स तो पॉसिबल नहीं। साहिल का हो गया। डिम्पल वर्मा, अगर आपको देखना है वो पर्टिकुलर जो भी स्लाइड अगर आपको देखनी है वो बताओ, तो फिर मैं कुछ कर देती हूँ। एसएस लेने हैं, एसएस क्या लेने हैं? मीन्स मुझे समझ नहीं आया डिम्पल वर्मा कि आप एसएस लेने हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप लोगों के क्वेश्चन भी क्लियर होने चाहिए। देखिए, अब 70 स्लाइड्स में, अब स्लाइड्स तो मैं कहाँ, वो उसी टाइम, वो तो कम से कम मैं 5, यानी हर स्लाइड्स पे 2 मिनट तो मैं लेती ही हूँ। तो 2 मिनट में आप स्लाइड से क्लिक करने में आपको कर लेंगे आप लोग। अच्छा, अच्छा मैम, डॉक्टर डीडी चतुर्वेदी की बुक सही है क्योंकि मैंने ले ली है। देखिए, अगर यहाँ अब डीडी चतुर्वेदी मैंने नहीं पढ़ा है, बट अगर बहुत सिंपल पढ़ाऊं, अगर नहीं समझ में, एमएल झिंगन की एक बुक आती है मैक्रो पे, उसमें ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। बट मैं आप उसके अलावा अगर आपको बुक देखनी है, एक और बुक मैं बता दूं, वो बुक है, एक मिनट दीजिए मैं देख लेती हूँ। ये बुक है आर ग्लेन हबर्ड एंड एंथोनी पैट्रिशिया ओब्रेन, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये अच्छी बुक है, इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह उन्होंने बड़ा अच्छा से दिया हुआ है, तो आप लोग ये बुक भी ट्राई कर सकते हैं। एक मिनट मैं कॉपी करके आंसर कर देती हूँ। मेक एन अनाउंसमेंट, ये बुक आप लोग देख लीजिए, ये हमने कॉपी करके, ये रहा, सबको ही दे दिया है, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये उनका नाम है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये अच्छी बुक है, बट ये इंग्लिश में है। हिंदी वाले अगर कोई चाहता है तो मेरे हिसाब से एमएल, अच्छा चलिए हिंदी में अगर किसी को चाहिए तो फिर मैं कुछ और देख लूंगी। एमएल झिंगन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है, अंडरग्रेड में अगर आपको करना है तो।
अब तो मैम क्वेश्चन नहीं है, अब कोई पूछ भी, अगर आप लोगों को करना है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए ना, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग पूछते जाइए। तो आप लोग मेरे से क्या क्या चीजें चाह रहे हैं मैं नोट कर लूं। बुक रेफरेंस हमने आज एग्जाम, आप लोग चाह रहे हैं कुछ मैं एग्जाम के क्वेश्चन बता दूं। पेपर एक किसी ने लिखा था कि वेटेज ऑफ टॉपिक, अच्छा ठीक है, वो भी मैं देख लूंगी। बहुत सारे लोगों का था कि एसओएल का मटेरियल नहीं मिल रहा है, ये मैं देख थोड़ा सा और देख लूंगी मटेरियल। अभी आया मैम 10 years क्वेश्चन ऑथर, क्वेश्चन ऑथर नेक्स्ट क्या लिखा है मैम इन्होंने, काले, पता नहीं। व्हाट इज द ओपन बुक एग्जाम? देखिए ओपन बुक एग्जाम ये होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, यानी जो भी है क्वेश्चन पेपर, और एक आपको टाइम दे दिया जाता है और जिसमें आप अपना घर में बैठ के लिखते हैं उसके आंसर, और बुक आप कंसल्ट कर सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी ओपन बुक के एग्जाम होते हैं वो ऐसे बनते हैं जिसके आंसर आपको बुक में नहीं मिले, जब तक आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है और समझ नहीं आया है, यानी फॉरेन की मैं यूएस वगैरह नहीं कर पाएंगे ओपन बुक एग्जाम। वो मैं समझ, जो होमवर्क यूएस का होता है वही ओपन बुक एग्जाम है, कि अगर थ्योरी समझ में आया है तो उसका कुछ अप्लाइड वर्क आपको दे देना है, वो ओपन बुक एग्जाम है। तो कॉन्सेप्ट समझ के रखिए तभी आप ओपन बुक में कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। द पेपर विल बी हाउ मेनी मार्क्स, ये तो 100 मार्क्स का ही सारे, ये भी 100 मार्क्स का ही होगा मैम। हाँ जी मैम। आई थिंक एक मिनट, एक किसी का अच्छा देख लेती हूँ। कह रहा है कि मैम आप हमें यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगी तो हम नेक्स्ट क्लास तक उन्हें खुद से कंप्लीट कर, अच्छा ये ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप चाह रहे हैं, अच्छा ठीक है, हम एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे, कल वाली क्लास में, कि कुछ हम आपको दे दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, गुड, आई विल डू दैट, आई विल ट्राई टू मेक ए लिस्ट, क्वेश्चन की एक लिस्ट बता दूं, ठीक है, अच्छा है, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। कह रहा मैम हिंदी में भी स्लाइड बना सकते हो क्या? देखिए अब हमें जो पढ़ाने के लिए दिया गया वो अंग्रेजी में दिया गया है, तो वो थोड़ा हिंदी में, और मेरे पास फॉन्ट नहीं है, वो टाइपिंग का नहीं है कि मैं कर पाऊं, तो वो मैं प्रॉमिस नहीं करूंगी कि मैं हिंदी में बना के दूं। हाँ हिंदी में मैं बोलती जरूर हूँ, तो वो आप लिख लें, या अगर आप, मैम इन लोगों को रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे आपको फिर बाद में भी। मैम मैम हाँ जी मैम। हाँ ये रिकॉर्डिंग इन लोगों को अवेलेबल होगी ना बच्चों को? हाँ जी बिल्कुल अवेलेबल है। हाँ तो कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग से आप उसमें से फिर जाके ना हिंदी में भी, मैं तो अब आज तो बोला है हमने, जहां जितना हो सकता है उन एग्जांपल्स के साथ आप अभी भी बता रही हूँ हिंदी में। सो वो स्लाइड्स तो देखिए नहीं हो पाएगा, मैं क्यों ऐसी चीज प्रॉमिस करूं जो मैं कल आपको दे ना पाऊं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो है वो इंग्लिश में है, बट मैं हिंदी जानती हूँ समझती हूँ, इसलिए हिंदी में भी बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को उससे फायदा हो जाए या समझ आ जाए तो। मैम प्लीज फाइनेंशियल सिस्टम की स्लाइड तो जूम करके दिखा दीजिए। अब स्लाइड शेयर करने के लिए कह रहे हैं, तो आप तभी देखिए, अब एक एक को हम फाइनेंशियल सिस्टम, अब तभी आप ऐसा करिए, आप अपनी किसी दोस्त से क्लास, या ये लेक्चर जो है अपलोड होगा तो तब आप देख लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एज वेल।